हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और आज हमारी ये 9th क्लास है हिस्ट्री की। इससे पहले हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, और उसके बाद जो आपके रिलीजन्स थे, जितने भी रिलीजन हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। और अब जो हमारी क्लास है ये बढ़ चुकी है कहाँ तक कि हम अब देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत में जो आपका ओल्ड इंडिया है, एंशियंट इंडिया है, उसके अंदर जो आपके एम्पायर्स हुए हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एम्पायर्स को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जब जब आपका उत्तर वैदिक काल चला, मतलब जो आपके 500 बीसी या 600 बीसी के टाइम जो था, उसके बाद में सिचुएशन क्या थी इंडिया के अंदर। उसके बाद में सिचुएशन ये थी इंडिया के अंदर जैनिज्म और बौद्धिज्म थोड़ा सा बढ़ रहा था, उनका एक तरीके से उदय हो रहा था, और इंडिया के जो लोग थे वो बौद्धिज्म जैनिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। उसी टाइम पर क्या हुआ, उसी टाइम पर जो आपकी गंगा रिवर थी, जो रिवर गंगा थी, उसके आसपास जो है आपके महाजनपदों का उदय हो रहा था। ठीक, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन था, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ यहाँ पर, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन था, ठीक है, यहाँ सिक्किम और उसके बाद आपका जो पूर्वोत्तर का एरिया है इसको छोड़ दीजिए। इधर में अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्थ वाले एरिया की बात करें तो ये गुजरात, इस तरीके से मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है पूरा। तो जो हमारा इंडिया का वो रीजन जहाँ पर आपकी गंगा बह रही थी, ठीक है, गंगा जिस जहाँ पे बह रही थी, यहाँ से आप मान लीजिए बिहार है, तो ये गंगा मान लीजिए नीचे से यमुना आते हुए यहाँ पर इलाहाबाद में मिल गई, उसके बाद साथ में चले गए, ठीक है। तो जो ये रीजन था मेन, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक सॉलिड अंपायर खड़ा हो रहा था, एक सॉलिड बेस बन रहा था एक बहुत बड़े अंपायर का, ठीक है। तो वो अंपायर जो थे, वो जो अंपायर बने उस टाइम पर, वहाँ छोटे छोटे चीज़ों में बटा, छोटे छोटे महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। उन वो महाजनपद उस टाइम पर जो आपका उत्तर वैदिक काल था, मतलब जो कंटेम्प्रेरी टाइम था किसके, गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध और आपके जो महावीर थे उनके जो कंटेम्प्रेरी टाइम था, उस टाइम पर हुआ क्या था, उस टाइम पर जो है यहाँ पर 16 महाजनपदों में बटा हुआ था पूरा भारत। और ये भारत जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ये भारत नहीं था उस टाइम पर। उस टाइम पर जो भारत था उसमें आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, काबुल तक पूरा फैला हुआ एरिया था। तो ये पूरा जो एक भूखंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपना सब कॉन्टिनेंटल इंडिया बोलते हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंटल मतलब आपका जो उपमहाद्वीप बोला जाता है, पूरा का पूरा उपमहाद्वीप। तो हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की। उस टाइम पर पूरा का पूरा उपमहाद्वीप था। हम क्योंकि हम बात है अभी बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया की, वहाँ पर भारत की ये इमेज जो मैंने बनाई, इस इमेज के बारे में ना किसी को पता था और ना किसी ने सोचा था कि आगे चल के कुछ ऐसा होगा जो भारतवर्ष दिखाई देगा। तो उस वक्त क्या थे, उस वक्त 16 महाजनपद थे जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें मैंने राजधानियाँ नहीं लिखी हैं, मैं इनकी राजधानियाँ आपको सामने बताता चलूँगा। अगर मैं आपको पूरी चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में साथ में, तो आप एक बार भी पलटकर इसको नहीं देखेंगे वीडियो को और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको जो लिस्ट है वो कहीं से भी मिल जाएगी, कोई भी आप बुक डाल उठाएंगे वहाँ पर आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप गूगल करेंगे वहाँ पर आपको महाजनपदों की जो लिस्ट है वो पूरी प्रोवाइड हो जाएगी। तो लिस्ट मिलने से आपका कोई काम होने वाला नहीं है, आपको उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें जान के उसको कैसे याद रखा जाए वो चीज़ याद रखनी है। तो जो आपका अंग था, जो अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी थी चंपा। चंपा को आप चंपारण से याद कर सकते हैं, और चंपारण वही जगह है जहाँ से गांधी जी ने अपना जो क्या कहते हैं पहला आंदोलन था वो स्टार्ट किया था, जो कि है बिहार के अंदर, ठीक है। बिहार का जो नॉर्थ वाला एरिया है वो चंपारण जगह है, वहाँ पर से ही मान लीजिए वो उसकी राजधानी थी, ये क्या कहते हैं अंग जो प्रदेश था उस टाइम पर, अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी, चंपारण, ठीक है। और ये चंपा अभी के टाइम पर क्या है, भागलपुर मुंगेर का जो एरिया है, भागलपुर मुंगेर, तो वो वाला एरिया है बिहार का। अब मैंने चंपा को चंपारण से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि आपको याद रहेगा, चंपारण आपको सत्याग्रह जरूर याद होगा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो पहला सत्याग्रह भी था, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो अंग प्रदेश था उस टाइम पर, अंग प्रदेश या अंग महाजनपद, उसकी राजधानी थी आपकी चंपा, जो कि बिहार का एरिया है। आपके जितने भी उस टाइम पर बड़े बड़े वो थे, क्या कहते हैं, महाजनपद थे या पावरफुल महाजनपद थे, वो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के ही एरिया में आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार, एक दो हैं जो आपके साउथ इंडिया के हैं, बाकी जो हैं आपके पाकिस्तान काबुल, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड के हैं, ठीक है। उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सेकंड जो है इसमें, सेकंड है मगध। सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्राचीन भारत में आप बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मगध। मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह, राजगृह बोल लीजिए इसको, या फिर गिरिग्रह, ठीक है, गिरिब्रज, सॉरी गिरिब्रज बोला जाता है, गिरिब्रज या राजगृह। राजगृह अधिकतर लोग जानते हैं, इसलिए आप राजगृह ही याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये एरिया कौन सा है, ये वो वाला एरिया है जो फिलहाल में कहाँ पर है, फिलहाल का जो पटना है और बोधगया जो है,
पटना बोध गया वाला जो एरिया है वो है आपका मगध। उसके बाद आता है थर्ड काशी। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जितने भी ये मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले पहले जो हैं अंग हुआ आपका, मगध हुआ, काशी है, कौशल है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन, इन सबसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अवंती, गांधार और कंबोज, सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी एक एक करके। तो काशी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। काशी जो उस टाइम पर था वो अभी भी है। काशी का नाम चेंज हो रहा है बार बार। काशी से बनारस मतलब बनारसी हुआ, फिर बाद में बनारस हो गया, तो नाम चेंज होते आ रहे हैं, ये आप जान ही रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया काशी उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। तो बनारस और उसके वाराणसी और उसके आसपास का जो एरिया है वो आता था काशी, जो आपका महाजनपद था उसके अंदर। नेक्स्ट जो है कौशल। कौशल कहाँ पर था? कौशल के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें आप एग्जैक्टली एक चीज़ याद रखिए, कौशल वो प्रदेश था उस टाइम पर जहाँ पर अभी अवध है, पूरा अवध एरिया। अवध का एरिया कौन सा? अयोध्या वाला, मतलब फैज़ाबाद का जो एरिया, सॉरी अब फैज़ाबाद बोलना ही गलत है क्योंकि उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो जो फैज़ाबाद और अयोध्या वाला एरिया है उससे लखनऊ तक आते आते आप मान सकते हैं पूरा। तो ये जो पूरा एरिया था ये था आपका कौशल, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? उस टाइम पर फैज़ाबाद हुआ करती थी, जो अभी मतलब अयोध्या मान लीजिए उसको, क्योंकि अयोध्या आपके आंसर में आएगा। तो इसकी राजधानी जो कौशल देश था, प्रदेश था, उसकी राजधानी थी अयोध्या। नेक्स्ट जो है आपका वो है वज्जी। वज्जी कहाँ पर था? वज्ज भी बिहार के अंदर ही था। अब मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको बिहार के मैप के साथ। मैं डायरेक्टली आपको मैप में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको समझाता हूँ कौन कौन से थे यहाँ पर। अंग प्रदेश था आपका, कौशल और वज्जी और मगध, ये जो सभी रिलेटेड एक ही पोजीशन के आसपास के हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ मैप के अंदर। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये तो हो गया अपना भारतवर्ष। इसमें अगर आप जूम करेंगे यहाँ पर तो आपको पटना दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पटना के ऊपर जो एरिया दिख रहा है, मतलब आपका जो बिहार है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो अगर सेंटर की बात की जाए तो पटना सेंटर और बोध गया के आसपास का जो ये एरिया हो गया, ये हो गया आपका मगध, ठीक है। इसको आप मान सकते हैं मगध। ऐसे मैं आपको एक तरीके से विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर कौन कौन था। उसके बाद अगर इसके नॉर्थ वेस्ट साइड देखा जाए, ये बिहार अगर यहाँ से बटा हुआ है देवरिया के साइड से, ठीक है, इस तरीके से अगर बिहार बटा हुआ है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट साइड पर जो आपको पड़ेगा ये है आपका अंग प्रदेश, ठीक है, ये है आपका अंग प्रदेश, ये हो गया आपका मगध। और इसके बाद जो आपका बिहार के अंदर एक और आता है वो है आपका वज्जी। वज्जी कौन सा एरिया है? ये वाला जो एरिया है, इधर का जो एक पोर्शन है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस साइड का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है आपका वज्जी, ठीक है, वज्जी। मैं इनको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। मगध आपको याद रखना है, ये है आपका मगध, जो कि प्राचीन भारत में सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी कौशल प्रदेश की, तो कौशल प्रदेश जो आपका है फैज़ाबाद से लखनऊ वाला जो ये एरिया है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, ये आपका है कौशल महाजनपद या कौशल प्रदेश बोल लीजिए, जो उस टाइम पर हुआ करता था, ठीक है। ये है आपका कौशल। और जो आने वाले एरिया हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको मैप में आपको आगे मैं बताता रहूँगा। उसके बाद जो आपका आता है वो है मल्ल। मल्ल कहाँ पर है? मल्ल जो आपका अभी आज के टाइम पे जो देवरिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट आप सुनते होंगे, वो था आपका पुराने टाइम पर मल्ल प्रदेश, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी उस टाइम पर? जो इसकी राजधानी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुशावती, ठीक है। इतना आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ अगर किसी को याद रखना है। कुशावती, इसकी राजधानी थी कुशावती, और इसकी जो जगह थी वो यहीं पर आपको दिख जाएगा। यहाँ आपको गोरखपुर दिख रहा है, इसी के पास बस्ती है, नीचे इधर साइड देवरिया, ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका एरिया है देवरिया का, ठीक है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे एक तरीके से मान लीजिए ये जो प्रदेश था, ये था आपका प्रदेश मल्ल प्रदेश, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है मल्ल प्रदेश, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है चेती। चेती या यहाँ पर चेती या चेदी लिखा जा सकता है इसको इंग्लिश में। चेती कहाँ पर था? ये आपका बुंदेलखंड का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जहाँ पर कंजंक्शन पे बुंदेलखंड है, वहाँ पर ये प्रदेश हुआ करता था। और इसकी जो राजधानी थी उसको बोला जाता था शक्तिमती, ठीक है, शक्तिमती। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शक्तिमती थी इसकी राजधानी, ठीक है। और ये आपका एरिया है बुंदेलखंड वाला। मैं अभी आपको इसको मैप में दिखा दूंगा, एक साथ पूरे दिखा दूंगा बाद में। नेक्स्ट है वत्स। वत्स कहाँ पर था? वत्स की अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखी जाए तो वो आपका इलाहाबाद के आसपास जो एरिया था, जिसमें आपका इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। जिसकी राजधानी है वो है आपकी कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी इसकी राजधानी है।
और वो आपका जो इलाहाबाद का जो एरिया है, मतलब आज के टाइम पे प्रयागराज जिसका नाम लिख दिया गया है प्रयागराज, तो प्रयागराज का जो एरिया और उसके आसपास के जो एरिया हैं वो आते थे आपके वत्स के अंदर। फिर बात करेंगे हम कुरु की। कुरु जो इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद, हरियाणा, ये जो एरिया है आधुनिक दिल्ली वाला, मतलब दिल्ली एनसीआर का जो पूरा एरिया है वो आपका आता था कुरु प्रदेश के अंदर, और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अगर आपको पता होगा तो इंद्रप्रस्थ पुराना नाम किसका है? आपका दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ये पा है इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। और जो आपका दिल्ली हरियाणा का जो दिल्ली एनसीआर बेसिकली जो एरिया है, दिल्ली एनसीआर वाला पूरा एरिया आता था आपका कुरु के अंदर। नेक्स्ट है आपका पांचाल। पांचाल कहाँ पर था अगर इसकी बात की जाए तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का जो एक तरीके से एक जो वेस्ट का पोर्शन है, लखनऊ कानपुर से वेस्ट साइड पड़ने वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, अगर मैं यहाँ पर आपको मैप में ही दिखा दूँ तो इधर पे बरेली, इधर वाला जो पूरा ये एरिया है, ये आपका एरिया आता था किसके अंदर? ये एरिया आता था आपका पांचाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं मत्स्य पर। इन सब की राजधानियाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबकी राजधानियाँ बता दूंगा तो आपको याद कुछ नहीं रहेगा। फिलहाल थोड़ी थोड़ी लोकेशंस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में अच्छा रहेगा, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे और जो राज्य हैं, जैसे जो एम्परर्स हैं, नए नए जो साम्राज्य का बने, उनमें उन्होंने किसको जीत के किसमें मिलाया, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ किस तरीके से उनका राज्य जो है पूरे भारत पर बढ़ता गया, या कहाँ का राज्य उन्होंने नहीं जीत पाया। तो वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी इनसे, महाजनपदों से। नेक्स्ट जो है आपका मत्स्य। मत्स्य का अगर बात की जाए तो जयपुर मान लीजिए, मत्स्य से आप याद रखिए जयपुर, जयपुर और उसके आसपास का जो एरिया है वो आपका आता था मत्स्य के अंदर। और अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो विराटनगर इसकी राजधानी थी, ठीक है, विराटनगर, विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो जयपुर और उसके आसपास का जो एरिया है वो आता है मत्स्य में। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, उस टाइम पर भी नाम मथुरा था और आज भी नाम मथुरा ही है। तो मथुरा मतलब वेस्ट यूपी के आसपास जो एरिया है, नीचे वाला एरिया, मेरठ ऊपर साइड पड़ता है, फिर नीचे साइड मथुरा पड़ता है, मतलब आपका जो यमुना है, यमुना के किनारे पे आपका आ जाएगा मथुरा, और मेरठ के आसपास कोई नहीं है, ऊपर से गंगा निकली हुई है, तो इधर इधर कहीं मेरठ होगा, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो एरिया है पूरा राजस्थान से लगता हुआ यूपी का जो, ये आता होगा आपके सूरसेन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे असम, जो आपका है अस्मक या असम, अस्सक पढ़ सकते हैं इसको, दो प्रजाति, ये प्रजाति का नाम था अस्सक, इसको अस्सक भी पढ़ा जाता था, अस्सक भी पढ़ा जाता था और अस्मक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अस्मक, ये है आपका साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में कुछ ही एक महाजनपद थे जो अच्छे थे उस टाइम पर, उसमें से एक था आपका अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटली, या आप बोल सकते हैं पोतन, मतलब दो नामों से जाना सकता है, पोटली या पोतन, ये इसकी राजधानी थी। और ये बेसिकली कौन सी जगह थी? ये थी आपकी गोदावरी के किनारे वाला। जैसे हमने ऊपर देखा कि ऊपर जितने महाजनपद थे, जैसे आपका मगध हुआ, कौशल हुआ, ये सभी क्या कहते, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, गंगा या यमुना के आसपास थे, ठीक है। मगध, कौशाम्बी, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, ये सभी क्या थे? आपकी गंगा की तलहटी में पले बढ़े थे। और ये जो आपका नीचे था अस्मक, ये आपका कहाँ पर था? गोदावरी, गोदावरी के किनारे जो लोग बसे हुए थे उनमें एक पूरा, उनका एक पूरा बना हुआ था जिसको बुलाया था अस्मक। नेक्स्ट जो आपका है वो है अवंती। अवंती मतलब अवंती तो अगर आप अभी से भी रिलेट करेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज़ को। अभी का जो अगर बात की जाए फिलहाल में, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, जो पूरा मालवा का पठार या मालवा वाला रीजन माना जाता है, मतलब उज्जैन और उससे आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर मान लीजिए आप उज्जैन और उसके आसपास का जो रीजन है इधर पे मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपका आता था ये अवंती के अंदर। और इसकी राजधानी अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी अवंती की? इसकी राजधानी उस टाइम पर जो थी उसको बोला जाता था उज्जैन, या उज्जैन बोल लीजिए, क्योंकि दोनों नामों से आप जान सकते हैं इसको, उज्जैन या महेशमती। महेशमती आपको ज़रूर याद होगा क्योंकि एक पूरी मूवी आ चुकी है इस पर। तो महेशमती या फिर उज्जैन, महिष्मती है यहाँ पर, महिष्मती या उज्जैन इसकी राजधानी हुआ करती थी, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अवंती। और उसके बाद जो आपका आता है कांधार। कांधार ये पाकिस्तान का, जो अभी फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का जो पेशावर और रावलपिंडी, मतलब नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान जो है, रावलपिंडी और पेशावर आपने जानते ही होंगे, पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट है वो वाला इसका था। और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। बहुत इंपॉर्टेंट जो जगह थी तक्षशिला, उस अगर पुराने टाइम की बात की जाए तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी, ठीक है, जो कि फ़िलहाल आपकी आती है पाकिस्तान के अंदर। रावलपिंडी और जो आपका रावलपिंडी या पेशावर जो एरिया है वो उधर पड़ता है, ठीक है, जो कि है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज कहाँ पर है? कंबोज की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए
तो उसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो आपका हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अगर मान लीजिए आप पड़ता है एक तरीके से, उस वाले रीजन में आपका पड़ता था आपका कम्बोज। ठीक है, तो हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, यहाँ तक। उसके बाद चेदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वत्स भी इंपॉर्टेंट है, कुरु भी इंपॉर्टेंट है, पांचाल भी इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ आप ज़्यादा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर राजधानी की बात की जाए तो आपको मगध की राजधानी पता होनी चाहिए, अंग की राजधानी पता होनी चाहिए और कौशल की राजधानी पता होनी चाहिए। साथ साथ में अगर आप चेदी की राजधानी याद कर सकते हैं तो याद कर लें, वैसे राजधानी नहीं, अगर आपको इसका रीजन पता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है जो आपका बुंदेलखंड का एरिया है वो आता है आपको इसके अंदर। फिर वत्स है, जो वत्स आपका एक तरीके से जो कौसाम्बी और उसके आसपास का जो एरिया था वो वत्स में आता है, इसकी राजधानी भी कौसाम्बी थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट और गैर इंपॉर्टेंट कहना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद होना चाहिए था। लेकिन हाँ, कुछ जैसे आपका ये एक ही है अस्सक, ये आपको साउथ इंडिया का अकेला एक ही याद करना है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो गांधार जो है आपको पाकिस्तान का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। फिर बाकी जो यूपी और बिहार के हैं जैसे मगध और काशी, कौशल, ये सब तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या थी और उनकी राजधानी क्या थी। ठीक है, इस तरीके से महाजनपद का जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको बताया, कहाँ पर थे, इनकी लोकेशन क्या थी और इनके जो एग्जैक्ट इनकी वो थी क्या कहते हैं राजधानी थी उस टाइम पर, उसका नाम क्या था। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो साम्राज्य थे उनकी तरफ। तो साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट आपका साम्राज्य आता है मौर्य। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मौर्य, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट साम्राज्य हैं। फिर आपके आएंगे गुप्ताज, मतलब मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्ता साम्राज्य। फिर आपका जो है आपके एक तरीके से एक बहुत वैसा फेज आता है जिसमें बहुत सारे यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसमें बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे जो वंश हैं वो आते हैं, कुछ दिन शासन करते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, मरते रहते हैं, कटते पिटते रहते हैं। मतलब कहने का ये कि कोई बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ पर एक तरीके से नहीं चल पाता है जब तक गुप्ताज नहीं आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए गुप्ता के बाद तो फिर छोटे छोटे शासक आते हैं। फिर आपका मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है जिसमें आपके पुष्यभूति जो एक मतलब वंश था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। मतलब ये है कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी बचता है हमारे पास मौर्याज और गुप्ताज। और उसके बाद हम बात कर लेंगे हर्षवर्धन वाला जो एक अपना वंश है जिसको पुष्यभूति बोला जाता है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे इस तरीके से मध्यकालीन भारत पे। मतलब हमको अभी यहाँ से 5 से 6 क्लासेस कम से कम लगेंगी हमको एंशिएंट इंडिया कंप्लीट करने में। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मौर्याज के बारे में। मौर्याज के बारे में जानने से पहले हम आपको बताएंगे थोड़ा सा कि मौर्यों से पहले कौन कौन से शासक थे जो इंडिया में शासन कर रहे थे और उनकी हिस्ट्री क्या थी। जहाँ तक हिस्ट्री मिल जाती है वहीं तक की बात की जाती है, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे डाउट भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि कम्बोज की भी एग्जैक्टली लोकेशन और उस पर जो है थोड़ा सा डाउट है, काफ़ी हिस्टोरियंस जो अलग अलग तरीके से मत रखते हैं। तो ये तो होता रहता है, हमको उतना पढ़ना है जितने में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी मौर्याज से पहले की वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद हम आएंगे मौर्य साम्राज्य पर। तो प्री मौर्यन जो पीरियड था, मतलब मौर्यों से पहले का जो टाइम था, उसको समझाने के लिए मैंने खुद से लिखा है ये, क्योंकि मैं अगर उस तरीके से लिखता PDF में तो शायद मुझे लग रहा था उतना अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश किया हूँ कि इस तरीके से शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उनसे पहले काफ़ी डायनेस्टीज़ थी, लेकिन हम देखेंगे मात्र 3 डायनेस्टीज़ के बारे में, जिसमें आपकी आती है सबसे पहले आपकी हर्यक वंश आएगा, फिर आएगा शिशुनाग और उसके बाद आएगा नंद वंश। नंद वंश के जो लास्ट थे घनानंद, इनको मार के जो अपने इनको क्या कहते हैं इनका वध करके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले हर्यक वंश के साथ कि हर्यक वंश में क्या क्या था। बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कम कम चीज़ें लिखी हुई हैं। लिखने को तो आप पूरा एक तरीके से फिर से इसको पढ़ सकते हैं जैसे हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है बिल्कुल डीप में, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे उतना क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो हम बात करेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश की अगर एग्जैक्टली टाइम की बात की जाए तो आपको 544 या आपको अधिकतर लिखा मिलेगा कि 6th सेंचुरी जो थी उसके मिडिल में। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 544 एग्जैक्टली याद रखें, आप ये याद रख सकते हैं कि 6th सेंचुरी की मिडिल से इनका स्टार्ट हुआ और 412 या 413, ठीक है, इसमें भी आपको डाउट मिलेगा, 412 या 413 BC तक ये जो साम्राज्य रहा हर्यक वंश का ये रहा। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बिंबसार। एक है ये बिंबसार, एक आपका मौर्य साम्राज्य के अंदर आएगा, इसका नाम है बिंदुसार, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, वो आएगा, उसका नाम है बिंदुसार। तो वो है बिंदुसार और ये है बिंबसार, यहाँ पर बा है, ये है बिंबसार और वो होगा बिंदुसार। ठीक है, तो बिंबसार की अगर बात की जाए उसके कामों की, तो इसकी राजधानी पहली बात तो राजगृह थी
जो जो आपको मैंने इससे पहले ही बताया कि जिसको गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, राजगृह को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। इसने क्या किया था, अंग को मगध में मिला लिया था। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि अंग जो साम्राज्य था वो कहाँ पर था। अंग साम्राज्य आपका बिहार का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन का अंग साम्राज्य था। इसने क्या किया, इसको मगध में मिला लिया था। तो बिंदुसार ने अंग साम्राज्य को जीत लिया और उसको मगध में मिला दिया, ठीक है। ये कंटेम्परेरी था किसका, गौतम बुद्ध का। इसको यहाँ पर मैंने गौतम बुद्ध इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कंटेम्परेरी था गौतम बुद्ध का। और इसने, गौतम बुद्ध जब बीमार हुए थे तो उनको अपना राजवैद्य जो था, इनके जो राज्य में वैद्य था, जिसको राजवैद्य का दर्जा प्रदान था, उसको भेजा था, जिसका नाम क्या था, जीवक, ठीक है। जीवक नाम का जो राजवैद्य था उसको भेजा था गौतम बुद्ध के इलाज के लिए जब वो बीमार हो गए थे, ठीक है। तो ये कंटेम्परेरी था किसका, गौतम बुद्ध का। अगर आप देखेंगे गौतम बुद्ध की डेथ कब हुई थी, गौतम बुद्ध की डेथ हुई 483 बीसी में, ठीक है। 563 में पैदा हुए, 483 बीसी में वो एक्सपायर हुए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये जो साम्राज्य चला कहाँ तक, 412 तक, मतलब गौतम बुद्ध की डेथ के लगभग 70-71 साल बाद तक ये साम्राज्य रहा। तो बिंदुसार जो था वो इनका गौतम बुद्ध का एक तरीके से कंटेम्परेरी था। गौतम बुद्ध के टाइम पर ही वो अपना साम्राज्य चला रहा था। और उसके बाद अगर बात की जाए हर्यक वंश में, तो इसका जो बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु, उसने क्या किया था, बिंबिसार को कत्ल करके राज्य गद्दी हासिल की थी, ठीक है। इतना ही अजातशत्रु के बारे में आप याद रखेंगे, काफ़ी है। और इसका जो लास्ट, इस पूरे वंश का जो लास्ट शासक था वो था आपका नागदशक, ठीक है। नागदशक था जो लास्ट शासक रहा इस वंश का, इसका नाम था हर्यक वंश। और नागदशक का अगर बात की जाए तो नागदशक को किसने मारा, नागदशक को मारा शिशुनाग ने। शिशुनाग जो था इसके ही अंडर रहा करता था, उसने नागदशक को मार दिया। एक तरीके से जो पैटर्न था कि एक को मार के दूसरा राजगद्दी बैठता था, वो पैटर्न ही चला रहा था। इसने अपने पिता को मार दिया था। इसने क्या, इसके जो एक तरीके से अमात्य जो एक तरीके से बोलते हैं जिसको, वो था शिशुनाग, और उसने ही इसको मार दिया और उसके बाद अपनी गद्दी बैठ गया। और गद्दी बैठने के बाद उसने एक नया वंश बनाया, शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। तो ये शिशुनाग वंश स्टार्ट हुआ कब, 412 बीसी से। 412 या 413 इसमें कन्फ्यूजन है, 412 आप याद रखिए। आपसे अगर पूछा जाएगा इस तरीके से तो 412 और 13 दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा। पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि सन आजकल पूछना बंद कर दिया गया है, डेट्स आजकल बहुत कम पूछी जाती हैं। तो आपको अधिकतर जो याद रखना है वो ये चीज़ें याद रखनी है जो साइड की होती हैं, जैसे कि उसने क्या काम किया, उसने कौन सा ऐसा डेवलपमेंट किया जो आज काम आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है, उन पर आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है। तो जो शिशुनाग वंश था उसमें आपको दो ही शासक याद रखने, एक तो शिशुनाग जिसने खुद जो खुद था जिसने स्थापना की थी शिशुनाग वंश की, और इसने क्या किया था कि जो अभी तक राजधानी आ रही थी पाटलिपुत्र, उसको वहाँ से हटाकर वैशाली शिफ्ट कर दिया था। ये बात आप याद रखिएगा। पहली बार मगध की राजधानी शिफ्ट हुई, जो राजगृह राजधानी से शिफ्ट करके उसने क्या कर दिया, जो है वैशाली शिफ्ट कर दी राजधानी, ठीक है। उसके बाद इसका जो वंश का लास्ट शासक था वो था नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन इसका लास्ट शासक था। अगर आप याद रख सकते हैं तो इसको याद रख लीजिए। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद तभी रहेगा जब आप टाइमलाइन से चलेंगे, ठीक है। पहले कहाँ पर क्या था उस टाइमलाइन के हिसाब से चलते आएंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी मेमोराइज करने में आसानी होगी। मैंने आपको अभी हर्यक वंश बता दिया, शिशुनाग वंश बता दिया, और अब हम बात करेंगे लास्ट वंश जिसको हम पढ़ेंगे मौर्याज से पहले पढ़ेंगे, वो है आपका नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्मनंद। इससे पहले अगर बात करें एक बार जो हमारे यहाँ छूट गई वो ये थी शिशुनाग वंश में, यहाँ पर शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी बनता है उसका नाम था कालाशोक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कालाशोक। तो कालाशोक इंपॉर्टेंट किस लिए है, जब मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया वहाँ पर अगर आपको याद हो तो जो सेकेंड समिट हुई थी, ठीक है, सेकेंड जो काउंसिल हुई थी इनकी क्या कहते हैं आपके बौद्ध धर्म की जो सेकेंड काउंसिल हुई थी वो किसके टाइम पर हुई थी, कालाशोक के टाइम पर। इसलिए आपको जो ये है कालाशोक, ये आपको याद रखना है। और फिर जो थर्ड हुई वो हुई अशोक के टाइम पर, और फोर्थ आपको पता ही होगा कनिष्क के टाइम पर। तो मैं ये चीज़ें बार बार रिवाइज कराता चलता हूँ ताकि आपको चीज़ें भूलें ना। फिर आते हैं हम शिशुनाग वंश पर। शिशुनाग वंश में स्थापना की महापद्मनंद ने स्थापना की कितने में, 345 बीसी। अभी हम बिफोर क्रिश्चियनिटी के ही चल रहे हैं और अभी हम क्रिश्चियनिटी के बाद की जो हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ना शुरुआत कर पाए हैं। और वैसे कालाशोक ने एक और काम किया था, सेकंड जब वो थी समिट के अलावा भी अगर आप याद रखना चाहें तो इसने क्या किया था, जो इनके पिताजी ने जो राजधानी वैशाली शिफ्ट की थी इसने वापस पलट के फिर से कर दी पाटलिपुत्र। और यहाँ पर सबसे पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी, यहाँ पर हुई थी पाटलिपुत्र, ठीक है।
इतना आप नहीं भी याद रख पाते हैं तो मत याद रखिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आज जो चीज़ें एक तरीके से सिंक्रोनाइज तरीके से आएंगी तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो जो राजधानी इसके पिताजी ने पलटी थी, बदली थी, वैशाली पहुंचा दी थी, इसने वापस जो है काला अशोक ने वापस जो है इसकी राजधानी जो है वापस पटलिपुत्र पहुंचा दी। ठीक है। हाँ, हम पढ़ रहे थे नंद वंश के बारे में, जो कि हमारा लास्ट शासन मतलब वंश था मौर्य से पहले। तो इसकी स्थापना की महापद्म नंद ने। 3 बार बात बता चुका हूँ क्योंकि बार बार हम पीछे चले जा रहे थे। और इसका जो लास्ट शासक था वो था घनानंद। ठीक है, घनानंद इसका लास्ट शासक था। घनानंद के टाइम पर ही जो आपने अगर देखे होंगे सीरियल्स जो बन रहे हैं इन पर, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पर जो सीरियल्स बनते हैं उनमें घनानंद का रोल जो है बहुत निगेटिवली दिखाया गया है। हो सकता है होगा भी, मुझे उतना एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इसको इसके शासन के टाइम पर ही जो थे चाणक्य, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो इनके नाम हैं, इनको ये इन्हीं के शासन के टाइम पर थे। और इसने क्या किया था, इनको मतलब अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। कुछ गलतियां हुई होंगी, जो भी हुआ था उसकी वजह से इसने चाणक्य को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, ऐसा दिखाया जाता है और ऐसा स्टोरीज में लिखा हुआ है कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को इतना सशक्त बनाया कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया और जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो स्थापित हुआ 322 बीसी में, वो स्थापित हुआ आपका मौर्य वंश। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ आपका कब से, 322 बीसी। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुआ मौर्य वंश। अगर बात करें इसी टाइम पर, तो इसी टाइम पर इंडिया में क्या हो रहा था, 326 में ही स्टार्ट किया किसने, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर। ठीक है, सिकंदर बोलते हैं जिसको, सिकंदर या इंग्लिश में बोला जाता है अलेक्जेंडर। तो सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर ने भारत विजय का जो एक अभियान था वो स्टार्ट किया कितने में, 326 बीसी में। मैं इसको इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि हम जो है टाइम से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें छूटती जा रही हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। जो लोग पीडीएफ के पीछे पड़े हुए हैं, पीडीएफ में हर चीज़ नहीं मिल पाएगी, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी चीज़ मिलेगी। तो सिकंदर ने उस टाइम पे इंडिया पर विजय पाने के लिए जो अपना अभियान था वो स्टार्ट कर चुका था। और इसका जो सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। तो इसका जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। और इसके बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि ये आया कहाँ से था, मकदूनिया नामक जगह थी, वहाँ से आया था। इसके बाप जो इसके पिताजी थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था फिलिप इनके पिताजी थे। और जिसको क्या है, जिनको इनके ही जो मतलब इंटरनल जो सेनापति या मान लीजिए जो उनके राज्य में जो लोग हुआ करते हैं, उन लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी। तो उनकी हत्या के बाद जो है सिकंदर बहुत कम उम्र में ही एक तरीके से शासक बन गया था और फिर उसने सबसे बदला लिया। एक तरीके से पूरी दुनिया ही लगभग इसने जीत ली थी। भारत का अभियान जीतने का इसने शुरुआत की 326 में। और जब भारत आया तो भारत में जो पंजाब के शासक थे उस टाइम पर, जो पंजाब के शासक थे जिनका नाम था पोरस, राजा पोरस। ठीक है, राजा पोरस से इसका युद्ध हुआ और राजा पोरस से इसके युद्ध में ही हार गया, ये कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए इसने अपनी हार मान ली। और जो पंजाब में ब्यास नदी है जो पंजाब में, मैंने आपको बताया है, तो जो पंजाब में ब्यास नदी है उसने क्या, इसकी सेना ने क्या किया, ब्यास नदी को पार करने से ही इनकार कर दिया और फिर ये इंडिया से वापस चला गया। वापस जाते समय इसकी मौत भी हो गई। बेबीलोनिया जो एक जगह है बेबीलोनिया, वहाँ पर इसकी जाते हुए मौत हो गई। और सेल्यूकस निकेटर तो जो था, उसको ये आपका जो इंडिया का ऊपर का जो पोर्शन था, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो पोर्शन रहा, ये जो इसने जीत लिया था, मतलब जो सिंध का पोर्शन इसने जीत लिया था, वहाँ का राजा बना के चला जाता है। बाद में सेल्यूकस निकेटर का जो कनेक्शन है वो जुड़ेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, इसमें जो अभी आप पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका जो है रिलेशन जुड़ेगा और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसकी बेटी की शादी होगी। तो यहाँ से ये सब स्टोरीज जो हैं आपको कहीं ना कहीं याद करने के लिए मदद करेंगी, इसलिए मैं साथ में इसको ही बता दिया हूँ। तो सेल्यूकस निकेटर तो वापस चला गया और वापस जाते समय ही इसकी मौत हो गई। अगर मौत किस सन आपको मैं बता देता हूँ, चलिए ठीक है, 323 बीसी में इसकी मौत हुई। कहाँ पर, बेबीलोनिया नाम की जो जगह थी वहाँ पर इसकी मौत हो गई। ठीक है, बेबीलोनिया नामक जगह पर इसकी मौत हो गई और ये वापस पहुँच भी नहीं पाया था, जहाँ का ये था मकदूनिया, जहाँ का ये था वहाँ पर वापस पहुँच नहीं पाया था। ठीक है, तो ये तो पूरी जानकारी थी सिकंदर के बारे में, जिसमें आपको ये याद रखना है कि सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान शुरू कब किया, 326 में। इसका सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। पंजाब में इसका युद्ध किसके साथ हुआ, वो हुआ युद्ध जो हुआ उसका मतलब वो हुआ राजा पोरस के साथ। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस युद्ध का नाम क्या था। अगर आपसे इस युद्ध का नाम पूछा जाए तो आप लिख के मतलब बता सकते हैं हाइडेस्पीज या फिर
झेलम का युद्ध या वितस्ता, जो कि नाम था झेलम का, वितस्ता का युद्ध, ठीक है, इन नामों से इस युद्ध को जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये भी आपको बता ही दिया। काफ़ी डीप है लेकिन तब भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी आप इस पे आप छोड़ नहीं सकते कि आपको ये पता ना हो और आपका काम चल जाए। तो अब हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर। आज हम मौर्यन एम्पायर में सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को ही पढ़ेंगे, बाकी की जो अशोक और जो और इम्पोर्टेंट राजा हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि मौर्य एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था और एंशियंट इंडिया का सबसे मेन एम्पायर में से एक है, ठीक है। इसको गोल्डन पीरियड नहीं बोला जाता है, गोल्डन पीरियड जो है आपका वो बोला जाता है गुप्ताज को, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अगर बात की जाए तो इसको भी आप गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो जनता थी काफ़ी खुश थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफ़ी हद तक अच्छा था। तो हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी की, ठीक है, जो कि चली आपकी 322 से लेकर 185, मतलब अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 137 साल के आसपास इनका जो है शासनकाल रहा। पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ मौर्यन ट्राइब। जो मौर्यन ट्राइब थी उसके मतलब अगर ओरिजिन्स की बात की जाए, उसके ओरिजिन पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। जैसे कि सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे वर शूद्र, कुछ लोग मानते हैं कि वो कौन थे, वो शूद्र थे, जो आपकी वर्ण व्यवस्था है उसमें जो सबसे निचला तबका होता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो शूद्र थे, सबसे नीचे वाले जो होते हैं शूद्र वो थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द सम बौद्धिस्ट लिटरेचर कनेक्ट देम टू द शाक्य क्षत्रिय डायनेस्टी। अब शाक्य क्षत्रिय डायनेस्टी आई कहाँ से? शाक्य क्षत्रिय डायनेस्टी वही है, ये वही वंश है जहाँ से आपके गौतम बुद्ध आते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध जो हैं इसी डायनेस्टी से आया करते थे, तो जो बुद्धन लिटरेचर है वो इनको कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट करता है, क्योंकि इसमें कौन आया? इसमें आए अशोक, ग्रेट सम्राट अशोक, ग्रेट सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी हद तक फैलाया और काफ़ी मतलब देश दुनिया में फैलाने का जो काम था वो अशोक का रहा। इनके जो पुत्री थी और इनके जो पुत्र थे, इनके बेटा और बेटी दोनों जो हैं उनको श्रीलंका भी भेजा, वहाँ तक बौद्ध धर्म पहुँचाने का काम किया। तो मतलब अगर बात की जाए ओवरऑल तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में अशोक का बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। इसी वजह से कह लीजिए या कुछ इसी तरीके से जो रीजन्स रहे, इसी वजह से बौद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो मौर्याज को कहीं ना कहीं क्षत्रिय साबित करता है, और जो दूसरे हिस्टोरियंस हैं उनको शूद्र मानते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो कोई ना कोई ऐसा था कि कहीं ना कहीं ये लोअर कास्ट थे, लेकिन कौन सी कास्ट थे क्या था उससे कोई किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है। ये एक ट्राइब थी जो जहाँ पर ऐसे माना जाता है कि इनके आसपास जो है मोर बहुत रहते थे, ठीक है। ये भी एक कहानी ही है कि मोर बहुत रहते थे, इसलिए इसको मोरनी नाम की जगह से थी, इस वजह से इनका जो है लास्ट में मौर्य बन गए, ठीक है। तो मोरों की वजह से मौर्य बन गए, ऐसी कहानियाँ हैं। ये सिर्फ कहानियाँ हैं, इनमें कोई हद तक सच्चाई है या नहीं है इसको किसी ने प्रूफ नहीं किया है। आपको मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ इस बारे में कोई डाउट भी है, मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इस बारे में हैं। फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनका फाउंडेशन किया। किसको? घनानंद, जो लास्ट शासक था आपका नंद वंश का, उसको मार के, जो नंद वंश का लास्ट शासक था आपका घनानंद, उसको मार के इन्होंने या उस पर विजय प्राप्त करके इन्होंने जो है मौर्य वंश का स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक थे, इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो शासक थे उनके बारे में देख लेंगे। जैसे कि मुगलों में भी आपने देखा होगा, मुगलों को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रेट मुगल्स और जो है लेटर मुगल्स। इसी तरीके से मौर्याज में भी दो भागों में बांटा जाता है। जो पावरफुल राजा थे उनको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट जो मौर्यन वो थे, और उसके बाद आप क्या आ जाएंगे लेटर मौर्याज, मतलब अशोक के बाद जो मौर्य आए वो कम, मतलब उनमें उतनी पावर नहीं थी या उन्होंने राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं, धीरे धीरे मतलब डिक्लाइन होते चले गए और फिर जाके मौर्य साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से जैसे मुगलों को दो भागों में बांटा जाता है, ऐसे ही इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग्स थे इनके, उनमें से आपका सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जो इनका शासनकाल है वो मैंने साथ में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। शुरुआत के तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसमें सबसे पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 से लेके 298 मतलब 24 साल की एज, 24 साल तक इन्होंने अपना जो है शासन किया था। उसके बाद सेकेंड आए बिंदुसार। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये हैं क्या, बिंदुसार, ये बिंदुसार हैं। और वो क्या था, बिंबसार, वो था बिंबसार, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबसार, और ये हैं बिंदुसार, ठीक है। ये मौर्य वंश के सेकेंड रूलर थे और चंद्रगुप्त मौर्य के ये सन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, ठीक है।
बिंदुसार ने शासन किया कहाँ से, 298 BC से लेकर 273 BC तक, मतलब 25 साल तक की एज तक इन्होंने जो है वो शासन किया। यहाँ पर 25 साल की एज तक इन्होंने शासन किया। और उसके बाद आता है अशोक द ग्रेट। ठीक है, अशोक द ग्रेट, इनको ग्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो काम है वो इनको ग्रेट बनाते हैं। काफ़ी काम इन्होंने किया, इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे हर चीज़ को, क्योंकि वो उनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बनता है तो आपका 70% मान के चलिए कि आपसे जो क्वेश्चन है वो अशोक से बनने के पूरे चांस हैं। ठीक है, 273 से लेकर 232 हिसाब से देखेंगे तो लगभग 50 साल इन्होंने शासन किया। इसमें कुछ साल, शुरुआत के 4 साल मान लीजिए, लगभग 69 में एग्जैक्टली इनका जो है वो हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। उन 4 सालों में जो है इंटरनल इनकी लड़ाई चलती रही। बहुत सारे भाई थे जिनको मतलब बिंदुसार चाहते थे किसी और को शासन मिले, और ये चाहते थे कि हम शासक बने, क्योंकि ये सबसे पावरफुल उनमें से थे। इनको गवर्नर बनाया गया था अवंती का। फिर जाके बाद में मतलब एग्जैक्टली 69 में जाकर इनका राज्याभिषेक किया, और खुद ने ही राज्याभिषेक करवाया था। लास्ट जो शासक था वो था बृहद्रथ, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 185 BC। 185 BC में जब इनका क्या कहते हैं एक तरीके से पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था। 185 BC में पूरा मौर्यन साम्राज्य जो है खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये था पूरा मौर्यन साम्राज्य के बारे में। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या था, हमने एक समरी देखी है मौर्यन साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं क्विज के बारे में, जो मैंने पिछली क्लास में दी थी। पिछली क्लास में मैं क्विज देना भूल गया था, और शायद इसका आंसर भी बताना भूल गया था। तो पिछली क्लास के क्विज के 3 क्वेश्चन जो थे हमारे, वो कौन कौन से थे। हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, भारत का जो संविधान है वो भारत को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट सूची मिलेगी, जो पहली सूची है, उसमें ही आपको इसमें ये क्या कहते हैं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में, स्टेट के बारे में, स्टेट है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द पंचायत राज। पंचायत राज सिस्टम जो है वो किस राज्य में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसका आंसर जो है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था। और ये काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और काफ़ी पुराना भी हो चुका है, इतनी बार जिसको पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्बन लोकल बॉडी। तो इसका जो मतलब इन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सी है जो अर्बन लोकल बॉडी नहीं थी। इसका सही आंसर था सी। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। मैं इस बार आपको फिर नहीं वहाँ पर ले जाकर उनके नाम और उस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लेट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ टाइम पर वीडियो पहुँच जाए, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी है। इसका एक्सप्लेनेशन और साथ में जिन लोगों ने सही आंसर दिए वो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में टाइम पर वीडियो बनेगी, टाइम रहेगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं आज के क्विज की। आज के क्विज में आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका महाजनपद से है कि सूरसेन महाजनपद, सूरसेन जो महाजनपद है वो किस जगह से रिलेटेड है। इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। ठीक है, तो आपको बताना है कि सूरसेन जो महाजनपद है वो किस जो स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक, अलेक्जेंडर जो मैंने आपको बताया कि सिकंदर का कमांडर मतलब सेनापति कौन था। ऑप्शंस आपके पास सेलुकस, निकेटर, मकदुनिया, मेगास्थनीज या फिर पोरस। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये क्वेश्चन दोनों मैं क्वेश्चन आपके क्लास में ही बता चुका हूं, तो आपको बताने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं और चाहते हैं थोड़ी सी हमारी हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो वीडियो है, जो हम कंटेंट बनाते हैं वो पहुँचे, हमारी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो कृपया शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यूट्यूब से कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, उसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। और आप लोगों ने कमेंट में अपने डाउट्स पूछने बंद कर दिए हैं। अगर आप कमेंट में अपने डाउट पूछते जाएंगे तो मैं उन डाउट्स को जरूर क्लियर करूँगा। अगर डाउट्स आते हैं तभी हम क्लियर करेंगे, अगर कोई डाउट्स रहेगा नहीं तो कोई क्लियर करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या कहते हैं, मस्तकाभिषेक कितने सालों में होता है। ठीक है, तो उसको मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया था कि हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, तो ऐसे डाउट्स जो अगर सिंगल डाउट रहता है तो मैं वहीं पे मतलब आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई ऐसा डाउट है जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।